रश्मि के जाने के बाद मैंने स्वयं से प्रश्न किया कि मेरी पत्नी यदि किसी पुरुष के साथ अकेले कुछ घंटे रही है, यह मेरी जानकारी में आए तो मेरी प्रतिक्रिया क्या शालिनी के पति से भिन्न होगी। उत्तर संशयपूर्ण था, शायद हाँ और शायद नहीं भी। तब मैंने सोचा, जब मैं जिसने किसी स्त्री के साथ कोई अवैध रिश्ता नहीं रखा है उसका जवाब ही निश्चित ना नहीं है, तो शालिनी का रसिक पति कैसे शालिनी का भरोसा कर सकता है। उसने और उसके साथ किसी कुछ महिलाओं ने अकेले में साथ का कोई और इतिहास रचा होगा, अर्थात अकेलेपन में स्त्री पुरुष के साथ का शालिनी के पति ने शायद एक ही अर्थ जाना था। शालिनी को घर बुलाते समय इस तथ्य पर नहीं सोच पाना मेरी बड़ी चूक थी। मुझे बहुत दिनों तक इसका अपराध बोध रहा। मैंने शालिनी से मिलने की फिर कोई चेष्टा नहीं की। 2 वर्षों में कुछ बार जब भी अपनी सोसाइटी या ऑफिस में मैं और शालिनी आमने सामने आए, तब हम दोनों ने ही सह प्रयास अपनी आंखें मिलाने से बचाई थी। फिर मेरी सेवानिवृत्ति का दिन आ गया। मेरी विदाई पार्टी का आयोजन हुआ। मैंने अपने उद्बोधन में सभी बातें सामान्य विदा लेते व्यक्ति की तरह ही कही थी। साथ ही यह भी कह दिया कि मैं जीवन में शेष समय ग्रामीण क्षेत्र के अपने जन्म स्थान में रहकर बिताऊंगा। मेरे भाषण में यह लाइन शालिनी की सूचना के लिए थी। इन 2 वर्षों में शालिनी से मेरा प्यार बना रहा था। यह शायद मेरी अंतिम श्वास तक भी बने रहने वाला था। 4 दिन बाद शालिनी रश्मि को साथ लेकर हमारे घर आई थी। पिछले दिन ही मेरी सेवानिवृत्ति पर आए मेरे बेटा, बहू, बेटियां, दामाद, नाती, पोते, पोती वापस चले गए थे। मैं एवं पत्नी ही घर में अकेले थे। मैंने पत्नी से दोनों का परिचय करवाया था। रश्मि कोई कोई बात करती रही थी। इस दौरान शालिनी सिर्फ रोती रही थी। जब मेरी पत्नी चाय नाश्ते के लिए रसोई में गई, तब शालिनी ने कहा, हम नहीं मिलते थे, मगर आप यहाँ हैं, यह होना मुझे मानसिक संबल देता था। अब आप चले जाएंगे, मेरे शेष जीवन में सूनापन बढ़ जाएगा। रश्मि के सामने होते हुए भी शालिनी ने कहने में कोई संकोच नहीं किया था, मगर मैं संकोच में रहा था। मैं कुछ ना कहा सका था। यही बस कहा, यह जीवन है, जैसा है उसे वैसा ही हमें निभाना है। आप खुश रहना, मेरी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी। जाते हुए रश्मि ने कहा, आई लव यू अंकल, मेरी शादी जब होगी आप जरूर आना। बेटी रश्मि मम्मा शालिनी पर ही गई थी। मैंने रश्मि के सिर पर हाथ रख आशीष दिया था। दोनों चली गई थी। तब मेरी पत्नी ने पूछा, जी, इस शालिनी को कोई कष्ट है क्या? पूरे समय आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मैंने कहा, शालिनी मुख प्रेम करती रही है मुझसे। अब हमारा यहाँ से जाना उसे वियोग लग रहा है, इसलिए रो रही थी, बहुत भावुक है। पत्नी ने कहा, आप हो ही ऐसे कि सबको प्यार आए आप पर। वह प्यार करती है आपको। आप यह जानते थे तो पहले क्यों नहीं बुलाया कभी घर पर? मैंने पूछा, मैं किसी और को भी प्यार करता हूँ, इसे सहन कर लेती तुम? पत्नी ने कहा, मैं कृष्ण जी को और कृष्ण जी मुझसे प्रेम करते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति होती है? वैसे ही मुझे भी नहीं हुई होती। मैं जानती हूँ पत्नी का अधिकार, पति वाला प्रेम आप सिर्फ मुझे ही देते हैं। फिर आपसे कोई या सब प्रेम करते रहते, आप किसी से प्रेम करते रहते, मुझे इससे गर्व ही होता। ऐसे श्री कृष्ण जी की तरह के आप मेरे पति हैं। मैं चकित एवं निरुत्तर था। पत्नी की मुझ में इतनी अगाध श्रद्धा कि मेरी तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। यह बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कदम कभी बहके नहीं थे। फिर हम नोएडा से चले आए थे। 10 वर्ष हुए। एक दिन श्री कृष्ण जी की दीवानी मेरी पत्नी मीरा अपने भगवान में समा गई। मैं अकेला पड़ गया था। पत्नी का छोड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति थी। मुझे उनका स्मरण सदा बना रहता था। मगर मैं विचित्र था। मैंने अपने अकेलेपन में एक कहानी लिखी, जिसकी नायिका मेरी पत्नी नहीं, शालिनी थी। कहानी ऐसी बनी थी, एक तरह से सबसे पीछा छुड़ाते हुए
मैं जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो शालिनी सुहाग सैया पर शायद मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए सो चुकी थी। कक्ष में प्रवेश के साथ जब मैंने अपने पीछे कमरे की साकल चढ़ाई तो इस आहट से चौंकते हुए शालिनी उठ गई थी। वह अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने में लग गई थी। देर से आने एवं शालिनी को नींद में विघन के लिए मैंने खेद दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया था। सैया पर शालिनी के बाजू में बैठते हुए मैंने अपने हाथ में ली हुई गहने की डिब्बी खोलकर कानों के बाले उसे दिए थे। देखकर शालिनी के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभरे थे, जिन्हें शालिनी ने तुरंत ही गंभीरता दिखाते हुए बदल लिया था। कदाचित शालिनी मेरे द्वारा अत्यधिक प्रतीक्षा कराने पर नाराजगी दिखाना चाहती थी। मैंने उसकी इस भाव भंगिमा को समझा था, फिर भी उस बारे में कुछ न कहते हुए अपने पहले शब्द ये कहे, देखो शालिनी, व्यर्थ के आश्वासन देना मेरा स्वभाव नहीं है। अभी ही समझ लो कि तुमसे प्यार में मैं ना तो कोई आसमान के तारे तोड़ कर लाने वाला हूँ और ना ही पूरी दुनिया की सैर तुम्हें कराने वाला हूँ। शालिनी, मैं तुम्हें इस बात के लिए अवश्य आश्वस्त करता हूँ कि फेरों में लिए वचनों को निभाने के लिए अपना अधिकतम सामर्थ्य लगाऊंगा। तुम्हें आजीवन आदर सहित साथ और मानसिक संबल प्रदान करूंगा। शालिनी उत्तर में सिर्फ जी कह पाई थी। तत्पश्चात परिणय के क्षणों को उसने सहमी सहमी रहकर निभाया था। इसमें शालिनी का कोई दोष नहीं था, मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं था ही ऐसा। मैं किसी से कुछ शब्दों को अलंकृत कर नहीं कह पाता था। अगले दिन अपनी छोटी बहन एम शालिनी में कानाफूसी मैंने देखी थी। बहन के मुख पर शालिनी को कुछ बताने जैसे भाव थे। मैंने अनुमान लगाया कि मेरी बहन अपनी भाभी शालिनी की शिकायत पर उसे समझाने के लिए कह रही होगी। कोई नहीं भाभी, थोड़े दिन में आप अभ्यस्त हो जाओगी, तब आपको अच्छा लगने लगेगा। महेंद्र भैया नीम खाते हैं, अतः उनके मुंह से शब्द कड़वे निकलते हैं, मगर दुर्गंध नहीं आती है। अपने ग्रामीण संयुक्त परिवार में मेरे विवाह पर हर्षो उल्लास से चलते कार्यक्रमों के बीच ही मैं 5 दिन में शालिनी को लेकर नौकरी पर वापस लौट आया था। सर्विस नई थी, अतः मैं अधिक छुट्टी नहीं ले सका था। शहर में आकर मैं अपने विभागीय कार्यों में लग गया था। शालिनी घर में सब काम करती, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखती, लेकिन मुझसे बात करने के लिए कम से कम शब्द प्रयुक्त करती थी। मैंने तो देखा था कि महिलाएं बातूनी होती हैं, शालिनी ऐसा क्यों नहीं करती है। यह बात समझने में मुझे देरी नहीं लगी थी। उसे मेरा बिना लाग लपेट की बातों से भय सा लगता था, मगर मैं भी क्या करता, मैं था ही ऐसा। 15 दिन ऐसे बीते। एक छुट्टी के दिन मैंने भोजन के बाद कहा, आओ शालिनी, यहाँ मेरे सामने बैठो। वह सहमते हुए आ बैठी। मैं समझ गया वह सोच रही थी, पता नहीं इनसे क्या सुनने मिलने वाला है। मैंने कहा, तुम्हारे सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट साइज फोटो है ना यही तुम्हारे पास? उसने कहा, हाँ है। तो इसके आगे के शालिनी के प्रश्न का अनुमान मुझे करना पड़ा कि जैसे पूछना चाहती हो, मगर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई इनकी आपको? मैंने कहा, समाचार पत्र में हाई स्कूल गणित के अध्यापक की पद रिक्तता निकली है। तुम में योग्यता है, तुम MSc हो, इस नौकरी के लिए तुम्हारा फॉर्म भरना है। वह सहज ही कह बैठी, आप राजपत्रित अधिकारी तो हैं, फिर मेरी अध्यापक की नौकरी की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा, मैं तुम्हें नौलखा हार कभी नहीं दिलवा सकूंगा। तुम्हारी योग्यता अनुसार नौकरी लगवा देता हूँ। किसी दिन हमारे परिवार के लिए यह नौकरी नौलखा से अच्छी सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट था उसे नौकरी करने का विचार अरुचिकर लग रहा था, मगर शालिनी ने कोई और बात नहीं की और अपनी अलमारी से सभी प्रमाण पत्र एवं फोटो लाकर सामने रख दिए थे। मैंने शालिनी का आवेदन तैयार करके डाकघर में रजिस्टर पोस्ट कर दिया था। शालिनी का इंटरव्यू कॉल आया, फिर उसका चयन भी हो गया था। मेरी पोस्टिंग यहाँ होने पर ध्यान देते हुए
उसे पास के स्कूल में पोस्ट कर दिया गया था। विवाह के 3 महीने बाद ही शालिनी नौकरी पेशा महिला हो गई। इन 3 महीनों में शालिनी यह भी समझने लगी कि उसका पति आई लव यू कहकर प्रेम नहीं बताता है, अपितु शालिनी से मेरा प्यार उसके लिए किए जाने वाले पति के काम और शालिनी के सुख के प्रति प्रवाह में झलकता है। शालिनी को क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, किनसे मिलना पसंद है। शालिनी ने इस हेतु मेरे परवाह रखने से मेरे प्यार को समझ लिया था। शालिनी को यह भी समझ आ गया था कि उसमें योग्यता देखकर उसके अध्यापक की नौकरी लगवाना भी उसके प्रति मेरे प्यार से प्रेरित काम था। शालिनी समझ चुकी थी कि स्वनिर्भर होने की तथा उसमें निहित योग्यता का लाभ पढ़ने वाले बच्चों को मिलते देखने की संतुष्टि शालिनी को सुख की अनुभूति सुनिश्चित करेगी। यह भी सोचकर मैंने उसे इस नौकरी के लिए प्रेरित किया था। प्रथम रात्रि में शालिनी को मैं विचित्र व्यक्ति प्रतीत हुआ था। बाद के 6 माह में शालिनी समझ चुकी थी कि मैं विचित्र किंतु प्यार करने वाला आदर्श पति हूँ। अगले 10 वर्ष में हमारा गृहस्थ जीवन औरों के लिए प्रेरणा हुआ था। इस दौरान हमारे 2 बेटे भी हुए थे। फिर आया था महामारी वाले वायरस का समय। मुझे उच्च रक्तचाप के साथ ही डायबिटीज भी थी। वायरस का हुआ संक्रमण मेरे लिए प्राणलेवा सिद्ध हुआ। उपचार के लिए मुझे अस्पताल में अकेले भर्ती रहना पड़ा था। मैं सोचता कि अच्छा किया मैंने कि शालिनी को अध्यापक की नौकरी लगवाई थी। फिर वह पीड़ाकारी समय आया था। मैं दम तोड़ने की हालत में पहुंचा था। मैं सोच रहा था कि मेरे मरते समय मेरा सिर काश शालिनी की गोदी में होता। उसकी आंखों में देखते हुए मेरा दम टूटता। मेरे चाहने से भिन्न मैंने दम वेंटिलेटर पर तोड़ दिया था। यह कहानी मैं बार बार पढ़ता था। यह मेरी ही लिखी कहानी थी। मैं चाहता तो अंत बदल सकता था। ऐसा मैंने नहीं किया था। 4 वर्ष व्यतीत हुए। मुझे रश्मि का फ़ोन आया था। बताया पापा भगवान को प्यारे हो गए। मैं संवेदना प्रकट करने नोएडा गया था। शालिनी को देख लगता था जैसे वह मुझसे कुछ बोलना चाहती है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। हाथ जोड़कर वापस आते समय मेरे नेत्र भीगे हुए थे। मेरी व्यक्त की गई इतनी संवेदना ही शालिनी के लिए पर्याप्त थी। उसके आंसुओं के बीच उसके होठ पर आई स्मित से मैंने यह अर्थ लगाया था। 4 महीने बाद रश्मि ने पलक से संपर्क किया था। न जाने रश्मि ने पलक को क्या बताया था। उनके आग्रह पर शालिनी, रश्मि, पलक एवं मेरा मिलना हुआ था। तब रश्मि ने कहा, मैं और पलक चाहती हैं कि मम्मा एवं अंकल विवाह करें। शालिनी ने इस बात को विनम्रता से सिर हिलाकर अस्वीकार कर दिया। रश्मि ने पूछा, मम्मा मगर क्यों? अंकल और आप पसंद करते हैं एक दूसरे को। शालिनी ने कहा, यह समाज कहेगा मैं सर से विवाह करने के लिए अपने पति की मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने शालिनी के स्वर में अपना स्वर मिलाया। शालिनी जी सही कहती हैं, हम प्रेम में हैं मगर वैसा नहीं जिसका शक सब करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी का अंतिम भाग था।